नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका फिजिक्स बडी और स्वागत करता हूं मॉडर्न फिजिक्स की इस नई और रोमांचक यात्रा में। पिछले चैप्टर यानी एटम्स के गहराई को हमने अच्छे से समझा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दिया है, उसको आप जरूर चेकआउट कीजिए। आज हम एटम के दिल यानी न्यूक्लियस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट लेक्चर इन विच आई विल ब्रीफली डिस्कसिंग अबाउट न्यूक्लियस साइज एंड ऑल द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू इट। इसके बाद और भी बहुत सारे टॉपिक्स आपको अलग अलग लेक्चर्स में देखने को मिलेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आप 10 मिनट इस वीडियो को देंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि ये अवधारणाएं कितनी मूल्यवान है। तो चलिए शुरू करें। So in today's class, we're going to start a new chapter. इस चैप्टर का नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का प्लूरल होता है न्यूक्लियस, और हम न्यूक्लियस के बारे में एक चीज़ को आज की क्लास में जान रहे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पे समझने की कि जितनी भी बातें हमने एटम के अंदर करी है, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही हम इस चैप्टर को आगे पढ़ रहे होंगे। कहने का मतलब यह है यहाँ पे, इसके लिए हमने बातें करी दैट ऑल द मास ऑक्यूपाइड बाय द एटम इज समथिंग व्हिच इज कंसंट्रेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस होता है ये एटम के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। इट्स लाइक वेरी स्मॉल। इतना स्मॉल होता है कि इस चीज को इमेजिन करने के लिए तुम ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि सपोज जिस रूम में तुम अभी बैठे हो, उस रूम के अंदर जो सारा स्पेस तुम्हें नजर आ रहा है, सपोज उसी रूम के अंदर एक पिन है। पिन, लाइक हाउ स्मॉल दैट पिन इज। इतनी छोटी सी जो पिन है ना, इतना जो साइज है इस रूम के कंपैरिजन में उस पिन का, वो साइज न्यूक्लियस का है। और इसी तरीके से इसी तरफ से हमें पता चला कि जो न्यूक्लियस है इट इज द स्मॉलेस्ट थिंग दैट हैव इनसाइड द एटम, और जिसका जो मास है वो एटम के कंपैरिजन में, मास के लिए नहीं बोलूंगा मैं, सिंपल से यही बोलूंगा कि जो सारा का सारा मास है एटम का वो न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड होता है। तो सोचो, एटम एज अ होल जो हम बात करते हैं कि उसके अंदर सारा का सारा स्पेस खाली है, यही चीज को हम आगे बढ़ते हुए आगे हम और अच्छे से समझेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तो मेजरली आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे होंगे न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, कि न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी चीजें प्रेजेंट है वो कैसे न्यूक्लियस बनाती है, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियस टू पोजेस ऑल दोज चार्जेस एंड मासेस। तो एक एक चीज के बारे में हम डिटेल में यहाँ पे बात कर रहे होंगे। पूरे के पूरे चैप्टर को अगर मैं फिजिक्स या फिर सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो बहुत सारा सिलेबस इसमें से हट चुका है। तो हम बहुत मेजरली बहुत कम कम चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली लाइक लेट्स से 3 क्लास में ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए एक बारी फिर से ज़रा एटम के बारे में बात करते हैं। तो हमने बोला एटम के लिए कि जितना भी मास है एटम का, और इसी के साथ साथ जो भी पॉजिटिव चार्ज है एटम का, पॉजिटिव चार्ज कौन देता है? प्रोटॉन देता है। वो सब के सब किस में लाई करते हैं? वो सब के सब लाई करते हैं न्यूक्लियस के अंदर। दे ऑल आर कंसंट्रेटेड in the nucleus, or you can say into a very small volume, जिसको हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। बहुत ही मतलब यू कैन से ये एक पूरी की पूरी अलग फिजिक्स, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स, जहाँ पे हम न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे होते हैं। एटम अपने आप में खुद बहुत छोटा है, लेकिन जो न्यूक्लियस है उसके अंदर वो और भी छोटा है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने तुम्हें बताया कि सपोज जिस रूम में तुम बैठे हो उस रूम के अंदर अगर कोई एक पिन है, सेफ्टी पिन है, तो उस पिन का जो पॉइंट होगा ना, वो पॉइंट साइज के जितना न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर। और दिस इज स्टेटमेंट विच इज देयर इन द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को रीड जरूर करना है एक बार, बहुत सारी चीजों के बारे में जानने को मिलेगा, बहुत सारी चीजों को तुम पहचानोगे, समझोगे कि एग्जैक्टली क्या है यहाँ पे क्या नहीं है। एटम के बारे में हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ कुछ बातें करी थी। जैसा कि सिंपल सा अगर मैं बोलूँ, सपोज मेरे पास एक एटम है, उस एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस है, और ये उसका ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा। अब इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हमें पता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे दे मस्ट बी रिवॉल्विंग विद सम वेलोसिटी, और हमें पता है इसके ऊपर फोर्स लगता है, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। हमने सारे के सारे इक्वेशंस को ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। नाउ द थिंग इज, जो हमें यहाँ पे बात करनी है साइज के बारे में। साइज ऑफ एटम
जब हमने डिफाइन करा तो हमने बोला कि जो एटम का रेडियस होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर्स के। वहीं पे अगर मैं न्यूक्लियस के साइज की बात करूं और उसके रेडियस को डिफाइन करने की या उसके रेडियस को समझाने की कोशिश करूं तो वो होता है 10⁻⁻15 मीटर, जो कि बहुत छोटा है इसका, बहुत छोटा। इसी चीज को हम 1 फेम्टोमीटर भी बोलते थे। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि जो न्यूक्लियस है एटम के कंपैरिजन में वो 10,000 या फिर 1 लाख गुना छोटा है। 1 लाख टाइम्स स्मॉलर देन द साइज ऑफ द न्यूक्लियर साइज ऑफ द एटम। इतना छोटा होता है एटम। तो ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज हमें क्लियर होगी तभी हम इस चीज को आगे अच्छे से समझ पाएंगे। तो न्यूक्लियस की यही प्रॉपर्टीज है जो इसको बहुत ही अलग बनाती है और एक पूरी की पूरी नई ब्रांच ऑफ फिजिक्स को वी कैन से ओरिजिनेट करती है, जिसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से जानते हैं। तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में हमें जानना है कि न्यूक्लियस के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है। तो जो जो चीजें मैं लिख रहा हूँ मेक श्योर तुम उसको साथ साथ लिखते रहो, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर तो सारी की सारी चीजें अगर तुम्हें क्लियर हो गई तो क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। बस एक एक चीज को हमें अच्छे से पकड़ के समझना है, देखना है कि क्या हो रहा है। सबसे पहली चीज हमने बोली कि जो न्यूक्लियस है वो दो चीजों से मिलकर बना है। एक है हमारा प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, ये दोनों मिलके न्यूक्लियॉन्स बनाते हैं। इसके बारे में भी हमें पता है। तो जनरली जब भी मैं किसी न्यूट्रॉन को या न्यूक्लियस को डिफाइन कर रहा होता हूं तो मैं सिंपल सा यही बोलता हूं कि इट कंटेन्स न्यूक्लियॉन्स। कोई और चीज बोलने से बढ़िया है कि हम इसको न्यूक्लियॉन्स के टर्म्स में रेफर करें, क्योंकि हम न्यूक्लियस के अंदर की चीजों को स्टडी कर रहे हैं। थोड़ा सा एक बार इन दोनों टर्म्स को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जैक्टली क्या होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर मैं प्रोटॉन के बारे में बात करता हूं तो प्रोटॉन का चार्ज हमें पता है कितना होता है। प्रोटॉन का चार्ज रिप्रेजेंट किया जाता है E+ से, और ये बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स के। सिमिलरली अगर मैं इसके मास की बात करूंगा तो मास को हम MP से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि बराबर होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये वैल्यू को थोड़ा सा डिटेल में याद रखना है। 6726 इसका सिग्निफिकेंस है, अभी तुम्हें धीरे धीरे समझ आएगा कि क्यों कह रहा हूँ। इसी वैल्यू को हम 1 AMU भी बोलते हैं। जो हमने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था ना, 1 AMU, 1/12 ऑफ द कार्बन 12 एटम, जो होगा 1 AMU। ये एग्जैक्टली इसी चीज को डिफाइन कर रहा है, लेकिन हमें केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करनी, हमें बात करनी है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिंपल सा यहाँ पे बस हमें इतना समझना है कि जो भी प्रोटॉन होगा उसका मास इतना होगा और उसका चार्ज इतना होगा। अब बात करते हैं प्रोटॉन के सिंबल को हम E+ से तो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या चीज पॉसिबल है जिसको हम यूज कर सकते हैं प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अगर मैं प्रोटॉन को डिफाइन करूं तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को जरा एक बार समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहा हूं तो मुझे क्या पता है हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के बारे में, कि उसके अंदर सिर्फ एक ही प्रोटॉन है। तो इस वन प्रोटॉन को हम H से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन को रेफर करने के लिए ही हमने हाइड्रोजन न्यूक्लियस का एग्जाम्पल यूज किया। तो अगर मैं इसके सिंबल की बात कर रहा हूं तो मैं सिंपल सा यहाँ पे H वर्ड यूज कर सकता हूं, और ये H जो होगा यही मुझे प्रोटॉन रिप्रेजेंट करके दे रहा होगा। आगे चल के हम कुछ केमिकल रिएक्शंस या फिर यू कैन से हम अलग अलग रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे होंगे, तो वहां पे प्रोटॉन को हम H से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। इस चीज को हमें यहाँ पे समझना है। चार्ज इसका कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और मास कितना होगा 1 AMU या फिर 1.6726 इंटू 10⁻⁻27। अब एक और चीज जो हमें यहाँ पे देखनी है कि हाइड्रोजन एग्जैक्टली क्या है, हाइड्रोजन के अंदर एग्जैक्टली क्या है। तो हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है जिसको हम लोअर सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे लिखते हैं, और एक न्यूट्रॉन होता है जिसको हम अपर सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे लिखते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंबल्स को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे होंगे तब ये चीज काम आएगी। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वेयर एज इन द डिनोमिनेटर इट इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स।
तो कोई भी एटम होगा उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा तो उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ऐसे हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अच्छा, एक चीज और, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हम बोलेंगे इस चीज को, कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है। तो धीरे धीरे ये सारी चीजें तो ऑटोमेटिकली क्लियर होती चली जाएंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। वहीं पे अगर हम एक न्यूट्रॉन को डिफाइन करने की कोशिश करें या न्यूट्रॉन को समझने की कोशिश करें, तो अब तुम्हें कुछ कुछ समझ आएगा यहाँ पे कि जो न्यूट्रॉन होता है, पहली बात तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये चीज हमें ऑलरेडी पता है। तो चार्ज की अगर मैं बात करता हूँ तो ये जीरो के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता एटम के या फिर न्यूक्लियस के चार्ज को रिप्रेजेंट करने में। वहीं पे अगर मैं इसके मास की बात करता हूँ तो जो उसका मास होता है ये 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। अब जरा मुझे खुद से सोच के बताओ, कौन सा मास ज्यादा बड़ा होगा, मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन? बताइए। mass of proton कम होएगा एज कम्पेयर टू mass of neutron। सही, एकदम तुमने एकदम से ना बढ़िया टाइम पे तुम एकदम चेंज कर दिया तुमने। अच्छा लगा मुझे देख के। इसका जो सिंबल होगा उसको हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, स्मॉल एन से। और इसको जब मैं लिखने जाऊंगा तो कुछ इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, देखो जरा। इफ यू टॉक अबाउट द सिंबल, तो न्यूट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एन से। अब न्यूट्रॉन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो होंगे नहीं, तो जीरो लिख देंगे यहाँ पे। वहीं पे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, तो इसको वन लिख देंगे। तो ये चीज यहाँ पे समझनी जरूरी है। तो फाइनली जब हम इन दोनों के सिंबल्स के बारे में बात करते हैं तो प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करेंगे H11 से और न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे N10 से। ये तुम बहुत बार देखोगे रिएक्शंस के अंदर कि तुम्हें ये सिंबल दिए हुए हैं, तुम्हें इनका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस समझ आना चाहिए कि इनका एग्जैक्टली मतलब क्या है। अगर वो मतलब समझ आ गया तो तुमको रिएक्शन समझने में और बाद में जब हम एनर्जी कैलकुलेशन वगैरह कर रहे होंगे उसको करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं कुछ और टर्म्स से, कुछ और टर्म्स की जो कि न्यूक्लियस के साइज से एसोसिएटेड है। तो सबसे पहली टर्म आती है एटॉमिक नंबर। अब ये सारी की सारी टर्म्स तुम्हें ऑलरेडी पता है, लेकिन हम इन सारी की सारी टर्म्स को एक बार फिर से डिटेल में समझेंगे क्योंकि ये काम आएंगी आगे। तो जब भी मैं एटॉमिक नंबर की बात करता हूँ तो एटॉमिक नंबर हमने केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ा है कि ये सिंपल सा बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं न्यूक्लियस में, वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। जितनी भी टर्म्स को हम डिफाइन कर रहे होंगे ये सारी की सारी टर्म्स जो होंगी ये न्यूक्लियस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिख रहे होंगे। और यही सेम चीज बराबर होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी, लेकिन कौन से केस में? न्यूट्रल एटम के केस में। अगर एटम मेरा न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, तो चाहे मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखूं चाहे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखूं वो एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। सिमिलरली इसके बाद एक टर्म आती है, इसको हम बोलते हैं मास नंबर। तो मास नंबर किसके बराबर होता है? मास नंबर को पहली बात तो हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो मास नंबर होता है ये सिंपली बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। तो ये छोटी सी चीज हमें ऑलरेडी पता है, केमिस्ट्री में हम पढ़कर आए हैं। और इसी चीज को हम बोल देते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। जब भी किसी एटम के या किसी भी डिफरेंट एलिमेंट के एटम को हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो वो मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों सेम चीजें साथ साथ चलती है। नाउ द थिंग इज वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ एटॉमिक मास इज एक्चुअली कैलकुलेटेड। तो एटॉमिक मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं एक बार जरा इसको देखते हैं। या किस केस में हम बोलेंगे ये इसका मास है, ये इस एटम का मास है। सो एटॉमिक मास, इसको हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो हमें पता है as far as atomic models are concerned, we already know that atomic mass is something which is directly related with nuclear mass, क्योंकि न्यूक्लियस का जो मास होता है वही वो एटम को मास देता है। अदरवाइज एटम के पास खुद के पास कोई मास नहीं होता। एटम के पास क्या क्या चीजें होंगी? एटम के पास दो चीजें होती है, एक होता है इसके पास न्यूक्लियस और एक होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स।
तो इलेक्ट्रॉन्स के अगर मैं मास की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, जो कि अपने आप में बहुत छोटा है। और न्यूक्लियस का जो मास होता है वो मास कैसे निकाला जाता है, मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन के को ऐड करके। तो इन कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, और बहुत ज़्यादा होने के साथ साथ वो कंसंट्रेटेड भी होगा। और वो जो कंसंट्रेटेड होगा वो एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेटेड होगा, ये चीज़ भी हमें पता है। तो यहाँ पे हम सिंपल से कह सकते हैं कि जो भी एटॉमिक मास किसी भी एटम के पास होगा वो सिर्फ और सिर्फ उसके न्यूक्लियस की वजह से होगा, और किसी भी वजह से नहीं। सो एटॉमिक मास इज ड्यू टू इट्स न्यूक्लियस ओनली। और जो न्यूक्लियस का मास होता है ये किसके बराबर होता है, न्यूक्लियस का मास हमने अभी भी देखा, ये बराबर होगा मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब अगर तुम इसके मास को या फिर न्यूक्लियस के मास को या एटम के मास को कैलकुलेट करने की कोशिश करो तो हम इसको जनरली कैलकुलेट करते हैं एएमयू के अंदर। तो जैसे कि मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है इट इज अप्रोक्सीमेटली 1 AMU। अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होगा ये भी अप्रोक्सीमेटली 1 AMU के बराबर ही होगा, ऑल्दो जो प्रोटॉन है वो बड़ा है, छोटा है न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में, साइज के कंपैरिजन में। तो जो न्यूट्रॉन का मास है वो 1 AMU से थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा हमें ना अफेक्ट नहीं करेगा। हम कैलकुलेशन के लिए इसको भी 1 AMU के बराबर ले सकते हैं, ये चीज हमें दिमाग में रखनी है यहाँ पे। तो न्यूक्लियस का जो मास होगा वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन होगा। जो अगर मैं इसके मास को कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा तो देखो मुझे क्या मिलता है। सो आई कैन राइट दैट एटॉमिक मास इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस number of neutrons and this whole thing multiplied by 1 AMU। और 1 AMU की वैल्यू हमें पता ही है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो 1 AMU की वैल्यू ये होती है एंड दिस विल गिव मी द एटॉमिक मास। इसी से मुझे एटॉमिक मास मिलता है। तो जितने भी कोई भी तुम्हारे पास एटम हो, किसी भी एटम का तुम एटॉमिक मास इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे हम जरा देख लेते हैं। सपोज तुम्हें दिया हुआ है ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास कितना होगा, कैसे बोल सकते हैं हम, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, बताइए। एटॉमिक मास अगर मुझे एटम को 16 कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ 16 न्यूट्रॉन्स कितने होता हैं, है 16 क्या होता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 8 होता है इसका। क्या बोल रहे हो प्रियांशु, मास नंबर बोलते तो मान भी लेता, एटॉमिक नंबर 8, 16 बोल रहे हो। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें 8 होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 8 होंगे। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 AMU से तो मुझे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या मिल जाएगा, 16 AMU। ये समझना है। तो एटॉमिक मास को यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हम डायरेक्टली एक और तरीके से लिख सकते हैं कि जो एटॉमिक मास होता है ये बराबर होता है A इंटू 1 AMU। जहाँ पे A क्या है, A है हमारा मास नंबर, जो अभी अभी हमने पीछे डिफाइन करा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था एटॉमिक मास को निकालने में या समझने में। चलो अब जल्दी से एग्जांपल पूछ रहा हूँ, उसका आंसर बताओ। नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक मास बताओ कितना होगा, टेल मी द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। बहुत सिंपल है, सोचो, तुमने ऑलरेडी 10 बार यूज किया इस चीज को। हाँ डायरेक्ट आंसर बताओ। बताइए, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। एस
से मुझे याद नहीं, आई गेस 17। सोडियम एटम का होता है 23। क्लोरीन का होता है, याद नहीं आ रहा। नाइट्रोजन का होता है 14। 14 AMU डायरेक्टली लिख सकते हैं हम। सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35। स्पेसिफिकली बात करें तो 35.5 होता है इसका एटॉमिक मास, बट यू कैन टेक इट एज 35 ऑल्सो। समझना बस ये है हमको यहाँ पे कि जो भी मास नंबर होगा, अगर मैं उसको 1 AMU से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे उसका एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो ये सिंपल सी चीज़ है जो हमें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है तो उस एलिमेंट को एक बार जरा समझते हैं। तो इस एलिमेंट के अंदर क्या क्या होगा? इस एलिमेंट के अंदर दो चीज़ें हम रिप्रेजेंट करेंगे, एक मास नंबर, दूसरा एटॉमिक नंबर। तो सिंपल तो समझो, ये जो एक्स होता है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? एक्स रिप्रेजेंट कर रहा होता है एलिमेंट को। ये मेरा एलिमेंट है। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? यहाँ पे ए रिप्रेजेंट कर रहा होता है मास नंबर को। वहीं पे अगर मैं जेड की बात करता हूँ तो जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? जेड रिप्रेजेंट कर रहा होता है एटॉमिक नंबर को। तो जो एटॉमिक नंबर होता है ये बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। वहीं पे अगर मैं मास नंबर की बात करता हूँ तो मास नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। अगर मुझे क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इस गिवन एटम के अंदर कितने हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर मुझे कैलकुलेट करने हैं तो मैं सिंपल सा क्या करूंगा? आई सिंपली सब्ट्रैक्ट ए माइनस जेड। ए को जेड में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तुम ये समझ सकते हो, जब हमने न्यूक्लियर बॉम्ब को समझा, पढ़ा, जाना कि ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ पे उसमें जो मेजर कंपोनेंट होता है ना वो न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स होते हैं वो हाई स्पीडिंग पार्टिकल्स जो इतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं अपने में से जब उनको उस सिचुएशन में डाला जाता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस होती है, उन इक्वेशंस को हम पढ़ के ये सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो कुछ कुछ एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ, अब इसके अंदर तुम्हें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं कितने कितने होंगे। तो जल्दी जल्दी से सोच के बता देना। सपोज तुम्हें दिया हुआ है ये एक एलिमेंट, इसी के साथ तुम्हें दिया हुआ है ये एक एलिमेंट, या फिर और भी एग्जांपल्स देखते हैं। तो अब सिंपल सा मुझे बताओ, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे इस वाले एलिमेंट में, ऑक्सीजन वाले एलिमेंट में? 8। बत- और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 8। ठीक है, इसमें बताओ क्लोरीन कार्बन वाले में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे 6। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? 6। अभी अभी बताया मैंने कुछ ऊपर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ए माइनस जेड होता है। 13 माइनस 6 इज 7। तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है 7 यहाँ हो पे। जाएगा। बस बेसिक बेसिक चीज़ें तुम्हें समझ आनी चाहिए। अगर बेसिक बेसिक चीज़ें क्लियर है तो तुम इजीली सब चीज़ों के आंसर कर लो। तो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बेसिस पर ही हम न्यूक्लियस को क्लासिफाई करते हैं। तो नेक्स्ट हमें बात करनी है यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई। अभी जो क्लासिफिकेशन होता है न्यूक्लियस का, ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। तो ऑलरेडी तुमने ये टर्म्स पढ़ी हुई है, लेकिन आज जानोगे इनको एक नए पर्सपेक्टिव से, जो कि ये पूरा का पूरा तुम्हें क्लियर कर देंगे। सबसे पहले आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या पढ़ा है तुमने आज तक, बताइए क्या समझ आता है तुम्हें आइसोटोप्स से? हाउ कैन यू डिफाइन आइसोटोप? बोलिए। जिनका एटॉमिक नंबर अलग होता है और मास नंबर सेम होता है। फिर से सोचो। उल्टा बोल दिया तुमने ना पूरा का पूरा।
एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। और इस चीज़ को हम अगर थोड़ा और स्पेसिफिकली डिफाइन करें तो हम कुछ ऐसे बोलेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो प्रेजेंट होंगे ना गिवन सेट ऑफ एलिमेंट के अंदर वो बराबर होंगे, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो अलग होंगे। तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बेसिस पर ही हम हर चीज़ को इस चैप्टर के अंदर डिफाइन कर रहे होंगे, क्योंकि हम न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम जितनी भी चीज़ें डिफाइन कर रहे हैं हम न्यूक्लियस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें होती है उसी के बेसिस पर हम इसको एक्सप्लेन कर रहे होंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे इस चीज़ को ज़रा लेके चलते हैं। तो Z जो होगा यानी कि जो एटॉमिक नंबर होगा, इसी को कंक्लूड करते हुए हम बोल रहे हैं कि ये होगा सेम गिवन सेट ऑफ एलिमेंट के अंदर। वहीं पे जो A होता है यानी कि जो मास नंबर होता है वो होगा डिफरेंट, तभी वो आइसोटोप कहलाएगा। अगर वो डिफरेंट होगा तो यहाँ पे हम कॉम्पोजिशन, मास कॉम्पोजिशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे कुछ कुछ एलिमेंट्स देखते हैं, तो फिर तुम्हें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी ये चीज़। सपोज मेरे पास हाइड्रोजन एटम है। अभी जो हाइड्रोजन एटम है, इस हाइड्रोजन एटम के हमें पता है 3 आइसोटोप्स होते हैं जो हमने अभी तक पढ़े हैं। 1H1, इसी के अलावा हमने पढ़ा है 2H1, इसी के अलावा हमने पढ़ा है 3H1। अब इन तीनों के अंदर अगर मैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को डिफाइन या प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकालने की कोशिश करूं तो कौन कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? फर्स्ट केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा 1, सेकंड केस में भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा 1, थर्ड केस में भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा 1। वहीं पे अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करता हूँ पहले वाले केस में, तो पहले वाले केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 0। दूसरे वाले केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1 दैट इज 1। तीसरे वाले केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1 दैट इज 2। इन सबके ऑलरेडी हमें नाम भी पता है। 1H1 का नाम होता है प्रोटियम, देन ड्यूटेरियम, देन ट्रीटियम। तो ये आइसोटोप्स के नेम है इन हाइड्रोजन के। तो हमें बेसिकली बस इतना ही समझना है कि हाउ वी कैन एक्चुअली क्लासिफाई देम, हाउ वी कैन एक्चुअली डिस्टिंग्विश देम। सिमिलरली एक और एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं क्लोरीन एटम का। तो क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप्स पाए जाते हैं, 35Cl17, सिमिलरली इसी के साथ साथ 37Cl17। तो अब जरा जल्दी से बता दो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे दोनों के अंदर? क्लोरीन में 17 होंगे। और न्यूट्रॉन्स दोनों में? न्यूट्रॉन से 18 हो जाएंगे। ठीक है। और दूसरे वाले में? और उसमें 20 हो जाएंगे। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का। अगर मैं ऑक्सीजन एटम की बात करता हूँ तो इसके पास भी काफ़ी सारे एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं। 16O8, 17O8, 18O8। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सब में बराबर होंगे, 8 8 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बता दो कितने कितने होंगे तीनों में? 8, ठीक है। 9 और 10। हम्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये समझना कि हमारे पास जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उनको हम डिस्टिंग्विश किस बेसिस पर करते हैं। इनको डिस्टिंग्विश किया जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज वेल एज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बेसिस पर। और ये जो डेफिनेशन हम बचपन से पढ़ते आए हैं ये रिजल्ट है उन ऑब्जर्वेशंस का, ना कि डेफिनेशन। आइसोटोप्स वो एलिमेंट होते हैं, वो एलिमेंट्स के एटम होते हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे लेकिन न्यूट्रॉन्स अलग अलग होंगे, जो ही उनको आइसोटोप बनाते हैं। और यही न्यूट्रॉन्स की वजह से इनकी रेडियो एक्टिविटी बढ़ जाती है। जनरली हम जिस एटम की बात करते हैं, हाइड्रोजन की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये वाला जो एलिमेंट है ये लेस रेडियो एक्टिव होगा, जबकि ये वाला और ये वाला बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए नेचर में पाया भी नहीं जाता है उतना ज्यादा। सिमिलरली हर आइसोटोप जो उसके नेचुरल फॉर्म से ज़्यादा डिफर डिफर करता है और कम पाया जाता है वो जनरली रेडियो एक्टिव ही होते हैं नेचर में। ये बात हमें समझनी है यहाँ पे, जबकि जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। अभी फ्रैक्शनल एटॉमिक मास क्या होता है इसको ज़रा देख लेते हैं एक बार।
कि सपोज मेरे पास एक एलिमेंट है और उसके पास मल्टीपल आइसोटोप्स, तो वो मल्टीपल आइसोटोप्स का जो कंट्रीब्यूशन होगा मास के टूवर्ड्स वो अलग अलग होगा। तो अगर मुझे बोला जाए फ्रैक्शनल एटॉमिक मास क्या होगा उस केस में, तो उसको कैसे लिखा जाता है इसको ज़रा समझते हैं। तो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास इज फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू टू आइसोटोप्स। जितने भी आइसोटोप्स पोजेस करने वाले एलिमेंट्स होंगे उनके लिए फ्रैक्शनल आइसोटोप कैलकुलेट किया जाता है। अगर मैं इस फ्रैक्शनल आइसोटोप को इस फ्रैक्शनल एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा तो कुछ इस तरीके से देखा जाएगा। हम इसको देखेंगे एवरेज एटॉमिक मास के तौर से। एवरेज एटॉमिक मास होता है किसी भी एलिमेंट के लिए जो आइसोटोप्स पोजेस करते हैं, उसको हम लिख सकते हैं A1N1 प्लस A2N2 प्लस A3N3। जितने भी आइसोटोप्स होंगे उतने को हम ऐड कर देंगे। जहाँ पे A1 क्या है, जहाँ पे A1 है एटॉमिक मास ऑफ उस एलिमेंट का पहला आइसोटोप, दिस इज एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप, वहीं पे अगर मैं n की बात करता हूँ तो n होता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, कि फर्स्ट आइसोटोप कितना परसेंट नेचर में अवेलेबल है, वही डिफाइन करेगा उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन। वहीं पे n2 की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ सेकंड आइसोटोप, एंड इट विल कीप ऑन मूविंग। जितने भी नंबर ऑफ आइसोटोप्स उसके पास प्रेजेंट हो सकते हैं उनके लिए हम इस चीज़ को डिफाइन कर रहे होंगे। तो ये एवरेज एटॉमिक मास से ही हमें फ्रैक्शनल एटॉमिक मास जो है वो मिलता है। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस में हम इसको यूज़ कर रहे होंगे, जैसे तुमने केमिस्ट्री में परसेंटेज कॉम्पोजिशन वाली चीज़ें पढ़ी है, उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इसको यहाँ पे समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल देखते हैं तब ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो सपोज मेरे पास एक एलिमेंट है क्लोरीन, और क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है ये बराबर होता है 13.5 AMU के, 35.5 AMU के। सिमिलरली ये क्या है, ये एवरेज एटॉमिक मास है। तो ये एवरेज एटॉमिक मास आता कैसे है ये हमें समझना है यहाँ पे, दैट हाउ वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास। ऑल्दो हमें पता है 35.5 होता है, लेकिन कैसे, हाउ। तो हमें पता है कि भाई जो क्लोरीन है ना उसके दो आइसोटोप नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, एक है 35Cl17, एक है 37Cl17। और हमने जब नेचर में देखा इसको तो ये 35Cl17 जो है ना ये 75% पाया जाता है, और 37Cl17 जो है ये सिर्फ 25% पाया जाता है। तो जब मैं इन दोनों का इस्तेमाल करके एवरेज एटॉमिक मास निकालने की कोशिश करूंगा, तो एवरेज एटॉमिक मास के लिए मैं यही फॉर्मूला जो ऊपर लिखा है इसी को मैं इस्तेमाल करूंगा, एंड आई विल राइट दैट एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे सिर्फ दो ही आइसोटोप है तो आई कैन राइट A1N1 A2N2। मैं सिर्फ इतना सा यहाँ पे लिख के आगे काम बढ़ा सकता हूँ, A2N2। अब A1 मुझे कितना दिया हुआ है, A1 क्या है, मास नंबर। मास नंबर कितना दिया हुआ है इसका, 35 दिख रहा है ना यहाँ पे। ये जो होगा ये A1 होगा, वहीं पे ये जो होगा ये A2 होगा, ये मुझे N1 देगा और ये मुझे N2 देगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें समझनी है। तो A1 को आई कैन राइट 35, N1 को आई कैन राइट 75% प्लस 37 टाइम्स 25%। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो एवरेज एटॉमिक मास हमें मिल जाएगा, और एवरेज एटॉमिक मास 35.5 के बराबर आएगा। देखो जरा, सो 35 इंटू 75% को आई कैन राइट 75/100 प्लस 37 इंटू 25/100। तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये 4314, तो ये आ जाएगा अपॉन 4 प्लस 37, इसको 3 टाइम 75 35 करूंगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा 9105। वंस वी सॉल्व दिस तो एवरेज एटॉमिक मास की वैल्यू हमें मिल जाएगी, जो कि बराबर होगी
130, 142, 54। अब इसको सॉल्व करो जरा ध्यान से देखो, तो ये 35.5 AMU के बराबर आएगा। मजे की बात यह है यहाँ पे कि जब हम एवरेज एटॉमिक मास निकाल रहे होंगे या जब हम कोई भी एटॉमिक मास क्वेश्चंस में यूज कर रहे होते हैं तो वो उनका एवरेज एटॉमिक मास होता है। और वो कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है। इसी चीज को बोलते हैं हम फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। क्लियर हुआ ये वाला कंसेप्ट कि ये चीज एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट की जाती है, ऑल्दो तुमने ये केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है क्लास 11th के अंदर, याद है? यस सर। हो गया। हम्म। तो फर्स्ट चीज हमने जिसके बारे में बात करी वो थे आइसोटोप्स। अब हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है आइसोबार्स। तो आइसोबार्स क्या होते हैं इनको जरा देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल सा बोलेंगे दैट एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट whose nuclei have same number of nucleons but different number of neutrons and protons। तो फिजिक्स में कैसे डिफाइन करते हैं वो चीज हमें समझनी है यहाँ पे। किसी भी एलिमेंट का एटम हो, उस एलिमेंट के एटम के पास जो न्यूक्लियस होगा उस न्यूक्लियस के अंदर अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्लस प्रोटॉन्स डिफरेंट है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स डिफरेंट है, उसको हम आइसोबार्स बोलते हैं। आसान शब्दों में अगर बोला जाए तो जो एटॉमिक नंबर होगा, सॉरी जो मास नंबर होगा जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वो यहाँ पे सेम होगा, आइसोटोप्स के कंपैरिजन में एकदम उल्टा। वहीं पे जो एटॉमिक नंबर होगा यानी कि Z वो डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं इस चीज को। तो सपोज मैंने कार्बन के आइसोबार्स, दो आइसोबार्स मैंने अज्यूम करे जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सेम है। तो एक 14C6 हो गया और मैंने लिया 14N7। तो मुझे पता है ये क्या है, ये कार्बन का आइसोटोप है एक, क्योंकि रेडियो एक्टिव होता है नेचर में। और ये है मेरे पास नॉर्मल नाइट्रोजन का एटम। तो अगर मैं इस वाले के अंदर बात करूं तो मुझे पता है यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 6। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 7। वहीं पे अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करता हूँ तो पहले वाले केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 14 - 6 यानी कि 8। दूसरे वाले केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 14 - 7 यानी कि 7। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी अलग है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सेम है। दिस इज व्हाट वी कॉल आइसोबार्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आर सेम। ये पहला एग्जाम्पल था, एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसके बारे में तुम बताओगे। तो एक मैंने ले लिया 14 AR 18, दूसरा ले लिया 40 CA 20। तो मुझे जल्दी से बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं दोनों के अंदर। 18 और 20। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, 22 और 20। 22 और 20। बिल्कुल सही जवाब। तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने का तरीका है। यहाँ पे तुम इजीली देख पा रहे हो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन सेम है लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों के दोनों अलग है। इस चीज को मेंशन भी कर देते हैं।
same number of nucleons but different number of protons and neutrons. So this is what makes isobars. यही isobars कहलाते हैं. एक एक चीज एग्जाम्पल के साथ लिख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वापस से एक बारी मैं समराइज कर दूँ तो आइसोटोप्स होता है जिनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, और आइसोबार्स वो होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम सेम होगा, या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन सेम होंगे. नेक्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पर आती है आइसोटोन्स. तो आइसोटोन्स क्या होते हैं, एक बार जरा इनको भी डिफाइन कर लेते हैं. तो यहाँ पे कुछ इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं दैट atoms of different elements whose nuclei have same number of neutrons but different number of protons. तो अभी तक हमने देखा नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, अभी फिर हमने देखा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन सेम होंगे, अब हम देख रहे हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होंगे, उनको हम आइसोटॉप्स आइसोटोन्स बोलेंगे. तो यहाँ पे जो Z होगा सबके लिए, या फिर एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो ये डिफरेंट होगा. वहीं पे अगर मैं A यानी कि एटॉमिक मास की बात करता हूँ तो ये भी डिफरेंट होगा यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, प्रोटॉन्स अलग है तो ये ऑटोमेटिकली अलग हो गया. लेकिन A-Z जो होगा ये सेम होगा. ये बहुत की कंडीशन है आइसोटोन्स को डिफर करने की. तो MCQ में तुमसे ये ऑटो इजीली पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा आइसोटोन्स है. तो मैं 4 ग्रुप ऑफ एटम्स दे देंगे, 4 पेयर्स ऑफ एटम्स दे देंगे, तो मैं आइडेंटिफाई करके बताना होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोटोन. एग्जाम्पल के तौर पे 7Li3 8Be4. तो जल्दी से बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं. 3 और 4. 3 4. और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 4 and 4. 4 and 4. तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं 7, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इसमें कितने हैं 8. तो एटॉमिक नंबर और अगर मैं मास नंबर में डिफरेंस देखूं, एटॉमिक नंबर और मास नंबर में अगर मैं डिफरेंस देखूं तो वो कितना आएगा यहाँ पे A-Z. ये यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे भी A-Z कितना आ जाएगा 4 आएगा. तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर में जो डिफरेंस है वो दोनों में कितना आ रहा है 4 4 आ रहा है. तो इसीलिए इन दोनों क्वांटिटीज को हम क्या बोल सकते हैं, इन दोनों क्वांटिटीज को हम बोल सकते हैं, इन दोनों एटम्स को हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये आइसोटोन्स है. तो ये मेजर डिफरेंस होता है आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स के अंदर. क्लियर हुआ ये. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट हमें बात करनी है न्यूक्लियस की शेप, साइज और डेंसिटी के बारे में. तो अगर मैं शेप की बात करता हूँ न्यूक्लियस की, तो जितनी भी प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम न्यूक्लियस की जो शेप होती है उसको स्फेरिकल ही लेके चलते हैं. लेकिन एक बात याद रखनी है कि इस स्फेरिकल बिहेवियर से थोड़ा सा डेविएशन देखने को मिलता है, जो कि 10% से ज़्यादा नहीं होता. एग्जाम्पल के तौर पे तुम अर्थ को ही एज्यूम कर लो. अर्थ की स्टडी के लिए या प्रैक्टिकली किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम स्फेरिकल लेते हैं, लेकिन 100% स्फेरिकल तो नहीं है, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ डेविएशन है. सिमिलरली यही सेम चीज़ न्यूक्लियस के साथ भी देखी जाती है कि जो न्यूक्लियस की शेप है वो एक्सपेरिमेंटल पर्पज से या फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तो हम भले ही स्फेरिकल ले लें, लेकिन स्फेरिकल होती नहीं है. सो वी कैन राइट इट हियर एज दैट इट मे बी रिगार्डेड एज स्फेरिकल बट some deviations are there.
दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 10%। तो ये पॉसिबिलिटी है कि इतना डेविएशन हो उसके एक्चुअल शेप में। नेक्स्ट थिंग हम यहाँ पे बात करते हैं साइज के बारे में। दिमाग में सवाल आना चाहिए कि हमें पता है कि हर न्यूक्लियस के अंदर जो एक्चुअली जो साइज देता है उस न्यूक्लियस को, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देता है मिलकर। तो जैसे जैसे एटम का साइज या फिर जैसे जैसे एलिमेंट चेंज होगा, एक तरफ हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सोडियम है, एल्यूमिनियम है, इन सब के अंदर जो न्यूक्लियस होगा उन न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होंगे। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूक्लियस अलग अलग होंगे तो मैं कह सकता हूँ कि जो साइज है वो भी अलग अलग होगा। तो यही चीज हमें समझनी है और यहाँ पे हम इसी चीज को डिफाइन करेंगे, दैट फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स size of nucleus will be different for different elements. Size of nucleus will be different as number of neutrons and number of protons may differ. As number of protons and neutrons will be different. तो सबसे पहली चीज तो हमें ये समझनी चाहिए इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस की, जो रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसी की बदौलत हमें पता लगा कि न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है। नहीं तो उससे पहले हमें पता भी नहीं था कि न्यूक्लियस एग्जिस्ट भी करता है, न्यूक्लियस कुछ होता भी है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, हमें ये पता था एटम के अंदर, लेकिन वो न्यूक्लियस के अंदर होते ये भी हमें नहीं पता था। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद पहली बात तो हमें ये सब चीज़ आके पता चली कि ये सारी चीज़ें होती क्या है। तो रदरफोर्ड के उसी एक्सपेरिमेंट को अगर मैं ध्यान में रखते हुए कुछ उन चीज़ों की बात करूं, तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद ही ये चीज़ें हमें बाद में पता चली। तो हम ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इसी स्टडीज को, इन्हीं एक्सपेरिमेंट की स्टडीज को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए हमने ये सारी चीज़ें दी थी। तो हमने ये बोला सिंपल सा कि जो भी न्यूक्लियस का वॉल्यूम होगा, दैट वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के, न्यूक्लियस के अंदर जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन होंगे न्यूक्लियस के अंदर उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा हमारे उस गिवन न्यूक्लियस का। कहने का मतलब, अगर सपोज मेरे पास एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का कोई रेडियस है आर, तो इसकी जो शेप है, पहली बात तो हम वो स्फेयर ही लेके चलेंगे। और अगर मैं इसकी शेप स्फेयर लेके चल रहा हूँ तो वॉल्यूम स्फेयर का क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, जहाँ पे आर क्या होगा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ से इसी चीज को हमने कैरी फॉरवर्ड किया आगे और हमने बोला कि जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस होगा, अगर वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो होता है वो मास नंबर होता है, तो ये मास नंबर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जो भी न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो प्रोपोर्शनल है मास नंबर के। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको तुम्हें याद रखना है। यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस हमें बोला ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास नंबर के। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, अभी अभी देखा हमने, 4/3 पाई r क्यूब होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल ए के, कह सकता हूँ मैं इस चीज को ऐसे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो रेडियस होगा न्यूक्लियस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए के। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो आर होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा a⁻⁴ के। मैं ये क्यूब को वहां ले गया तो क्यूब रूट कर दिया। और मुझे पता है फिजिक्स के अंदर जब भी प्रोपोर्शनैलिटी आती है तो एक कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं r0 से। तो ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है।
और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ही हमें न्यूक्लियस के रेडियस को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। ये आर क्या है? ये है रेडियस ऑफ गिवन न्यूक्लियाई। जो भी गिवन न्यूक्लियाई होगा उसका रेडियस क्या होगा। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कांस्टेंट होगा हर एलिमेंट के लिए, फॉर ऑल न्यूक्लियाई आई कैन से। और इसकी वैल्यू जो होती है ये बराबर होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर के, या फिर मैं बोल सकता हूँ 1.2 फेम्टोमीटर FM। वहीं पे जो ये ए होता है हमें ऑलरेडी पता है ये क्या होता है, ये होता है मास नंबर। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन हमारे को मिलता है एटम के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूक्लियस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे हम ये जो आर है इसको फाइनली लिख सकते हैं, ये बराबर होगा 1.2 इंटू A⁻⁻⁴ फर्मी या फिर फेम्टोमीटर। तो फेम्टोमीटर में निकाल रहे होंगे तो कुछ ऐसे इसे लिख रहे होंगे, रेडियस ऑफ एनी न्यूक्लियाई। बस हमें क्या चाहिए उसका, हमें बस उसका मास नंबर चाहिए। अगर हमें मास नंबर मिल जाएगा तो हम उसका रेडियस इजीली बता सकते हैं। एक टर्म और आती है यहाँ पे, न्यूक्लियर डेंसिटी। एक बार इस चीज को देख लेते हैं। शेप के बारे में बात करी, साइज के बारे में बात करी, अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में। तो न्यूक्लियर डेंसिटी को डिफाइन कर रहे हो या डेंसिटी को डिफाइन कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेंसिटी जैसे हमने पढ़ा है हम वैसे ही इसको डिफाइन करेंगे। हमें क्या पता है कि जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे भी जो न्यूक्लियर डेंसिटी होगा हम उसको ऐसे ही डिफाइन करेंगे दैट इट इज नथिंग बट मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। तो जो ये मास होता है न्यूक्लियस का हमें पता है ये A टाइम्स AMU के बराबर होता है, अभी अभी हमने निकाला पीछे। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की बात करी जाए तो ये 4/3 πr³ होता है, क्योंकि हमने इसको अभी अभी स्फेरिकल माना। जबकि डेविएशन कितना पॉसिबल है, डेविएशन पॉसिबल है ऑलमोस्ट 10% के आसपास। ऑल्सो अभी अभी पीछे हमने देखा कि जो रेडियस होता है वो बराबर होता है R0 टाइम्स A⁻⁻⁴ के। तो क्या यहाँ पे मैं डेंसिटी को बोल सकता हूँ कि जो डेंसिटी होगी वो बराबर होगी A × 1 AMU डिवाइडेड बाय 4/3 π। R³ की जगह मैं लिखूंगा R0 A⁻⁻⁴ होल पावर 3। जैसे ही इस चीज को सॉल्व किया जाएगा तो मुझे मिलेगा A/4/3 π R0³ इंटू A। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो A से A कैंसिल हो जाएगा, और अगर A से A कैंसिल हो जाएगा तो डेंसिटी किसके बराबर आ जाएगी, डेंसिटी बराबर आ जाएगी 3/4 π R0³। इस R0 की वैल्यू को भी हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है R0 की वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू। अब ये चीज हम किस में कैलकुलेट कर रहे थे, AMU में कैलकुलेट कर रहे थे। तो AMU की ना वैल्यू डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। देखो जरा AMU की अगर मैं वैल्यू डाल दूंगा तो क्या होगा। हमने देखा AMU की वैल्यू क्या होती है, जो प्रोटॉन का मास होता है। तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू R0 की वैल्यू कितनी पड़ी थी हमने, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 होल क्यूब। अब जरा मुझे खुद से सोच के बताओ, इसको जब हम सॉल्व करेंगे जो नंबर आएगा वो कैसा नंबर होगा। वो नंबर बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा। इसको सॉल्व करके जो आता है ना वो बराबर आता है 2 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के। अब तुम सोच के देखो कि नेचर में ऐसी कोई भी चीज नहीं प्रेजेंट जिसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा हो, लेकिन न्यूक्लियस की जो डेंसिटी आती है वो अनबिलीवेबल आती है। सो दिस इज द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस। और जो भी चीजें हमने अभी तक पढ़ी उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने इसको कैलकुलेट किया है। और जो बेसिक डेफिनेशंस हम पढ़ते हैं उसी के बेसिस पर हमने डेफिनेशन न्यूक्लियर को भी डिफाइन किया, दैट इट इज नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस।
तो जैसे जैसे हम बाकी चीज़ों में करते हैं डेंसिटी निकालने के लिए, वैसा ही सेम टू सेम हमने यहाँ पे भी किया और न्यूक्लियर डेंसिटी को कैलकुलेट किया। क्लियर हुआ ये सब जो भी हमने किया अभी तक? यस। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आगे की चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत तुम्हें हेल्प करेगी समझने में कि आगे की जितनी भी चीज़ें हैं। चैप्टर बड़ा नहीं है, चैप्टर बहुत छोटा है। ये जो पहली क्लास थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि यहाँ पे हम बेसिक टर्म्स, टर्मिनोलॉजी और इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो मैं तुम्हें एक होमवर्क दे रहा हूँ, ये होमवर्क ट्राई करना। एनसीईआरटी का ही सवाल है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, फाइंड डेंसिटी ऑफ आयरन न्यूक्लियाई। इसमें तुम्हें जो चीज़ जरूरत है, जैसे मास, मास बराबर है 55.85 यू के या एम यू के, और इसका मास नंबर दिया हुआ है 56। तो दिस इज योर होमवर्क। इस क्वेश्चन को ट्राई करना, और जैसा हमने अभी तक पूरा का पूरा सॉल्व किया है वैसे इसको पूरा का पूरा सॉल्व करने की कोशिश करना। बहुत इजी है, कोई ज़्यादा खास डिफिकल्ट नहीं है। बस हमें जो बेसिक्स है वो याद होने चाहिए। अगर बेसिक्स हमें याद है तो हम इजीली कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे।